जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को भी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी पाठ्य पुस्तक जो कि क्षितिज भाग 2 है। इसमें जो प्रथम पाठ जो कि सूरदास के पद है उसे हमने पढ़ा। जो द्वितीय पाठ था श्री राम लक्ष्मण परशुराम संवाद वो भी पढ़ा, लेकिन जो 2021-22 का सिलेबस है इसमें इस पाठ को कट कर दिया गया है। तो इसके बाद हम लोग अगले चैप्टर को पढ़ेंगे जो कि आपके सिलेबस में ऐड है, जिसका नाम है उत्साह। और एक और कविता है इसमें, अट नहीं रही है। ये दो कविता 5वें अध्याय में 5वें चैप्टर में आप सभी को शामिल है और इसके लेखक हैं श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। चलिए इसे पढ़ेंगे हम लोग। इसे पढ़ने से पहले एक मोटिवेशनल कोट्स आप सभी के सामने है कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चलती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। छोटी सी चींटी जो होती है वो दाना लेकर दीवारों पर चढ़ती है, तो चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलिए इसी के साथ एक नए जोश और एक नए उत्साह के साथ इस कविता को हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग कवि के बारे में जान लेते हैं, उसके जीवन परिचय। उसके बाद हम लोग इस कविता के भावार्थ को देखेंगे और उसके प्रश्न उत्तर को भी जानेंगे। देखिए, जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, जो उनका जन्म 1899 में बंगाल के महिसादल रियासत के जिला मेदिनीपुर में हुआ था। जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी थे, उनके पिताजी का नाम राम सहाय त्रिपाठी था। ठीक है। और जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, उनका बचपन का नाम सूर्य कुमार था। सूर्य कुमार था, फिर आगे चलकर इनका नाम सूर्यकांत त्रिपाठी हुआ और इनकी एक कृति हुई मतवाला, उसी के कारण इनका उपनाम निराला पड़ गया। जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी थे, उनके पिता महिसादल रियासत में सिपाही की नौकरी करते थे। उनके पिताजी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के रहने वाले थे। ठीक है। अब वे महिसादल में सिपाही की नौकरी करते थे, तो उनका जो पद छोटा था, तो उन्हें पैसे कम मिलते थे। इन्हीं के कारण उनके जो पारिवारिक आर्थिक स्थिति थी वो बहुत ही दयनीय थी। फिर आगे जो हो निराला जी है, उन्होंने अपनी पढ़ाई प्रारंभ की। उन्होंने अपने पढ़ाई हाई स्कूल तक विद्यालय से प्रारंभ की। फिर उन्होंने स्वाध्याय करके हिंदी, संस्कृत और बांग्ला आदि भाषाओं का भी अध्ययन किया। जब सूर्यकांत त्रिपाठी 3 वर्ष के ही थे, तभी उनकी माता का देहांत हो गया था। ठीक है। और जब वह लगभग 20 वर्ष के हुए तो उनके पिताजी का भी देहांत हो गया। इस तरह जो परिवार के जो बोझ है या इन्हीं के कंधे पर था। अब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी भी महिसादल में नौकरी करने लगे, लेकिन यह नौकरी जो थी वो उनके जीवन यापन के लिए भी जीवन यापन करने के लायक भी नहीं थी। जीवन यापन भी कर पाना इससे मुश्किल हो रहा था। जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी थे, उनका जो प्रारंभिक दिन थे वो काफ़ी मुश्किल भरे गुजरे। फिर उनका जो हुआ विवाह होता है। फिर उनका विवाह जो जब उनके पिताजी थे तभी उनका विवाह हो गया था। माफ कीजिएगा, तभी तो बोझ आया था कंधे पर। जब वे 15 वर्ष के थे तभी उनका विवाह कर दिया गया था। और इनका विवाह रायबरेली जिले के डलमऊ नामक ग्राम में एक पंडित परिवार में हुआ था। इनकी पत्नी का नाम मनोहरा देवी था। जो इनकी पत्नी थी उनकी भी संगीत में काफ़ी रुचि थी, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को भी उनसे काफ़ी प्रेरणा मिली और उन्होंने भी संगीत में अपनी रुचि बढ़ाई। कहा ऐसा जाता है कि वे अपने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जो थे उसकी पत्नी जी थी वो बहुत ही शिक्षित थी और उनकी भी संगीत में रुचि थी। फिर ऐसा भी कहा जाता है कि उन्होंने ही श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को हिंदी सिखाई थी और
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने रचनाओं का शुरुआत किया। अब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का विवाह के बाद वे सभी सुखी पूर्वक रहने लगे, लेकिन कुछ दिनों बाद उनकी पत्नी को भी काफी देहांत हो जाता है और इस दौरान वे आर्थिक मंदी से गुजरने लगते हैं। फिर वे विभिन्न प्रकार के प्रशासकों के लिए रीडर और संपादक का भी काम करते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की सर्वप्रथम कविता को वर्ष 1920 में जन्मभूमि प्रभाव नाम से एक मासिक पत्रिका द्वारा प्रकाशित किया गया। उन्होंने 1920 में एक कविता लिखी थी जिसमें जन्मभूमि नामक एक मासिक पत्रिका निकलती थी, उसमें इनकी प्रथम कविता को प्रकाशित किया गया और 1920 में इन्होंने 2 पत्रिकाओं के माध्यम से अपनी कविताओं और निबंधों को भी प्रकाशित किया। अब जानते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के काव्य संग्रह के बारे में। देखिए, इनके बारे में जानने से पहले बताता हूं, जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी थे वो छायावाद के एक प्रमुख कवि हुए हैं या प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। जो छायावाद है उनके 4 स्तंभ हैं। जो 4 प्रमुख कवि हैं, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा और सुमित्रा नंदन पंत। तो जो छायावाद है वो हिंदी साहित्य का एक युग है। जैसे पहले आता है आदिकाल, भक्ति काल, फिर रीतिकाल, फिर आधुनिक काल, फिर आता है, ठीक है, पहले आता है आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल, प्रतेंदु युग, फिर आता है छायावाद युग। तो छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ हुए हैं, जिसमें से एक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी भी संबंधित थे। इनकी जो प्रथम काव्य संग्रह है उनका नाम था अनामिका, जो 1923 में प्रकाशित हुई थी। दूसरी जो है इनकी जो प्रथम कविता थी वो जूही की कली थी, जो 1916 में प्रकाशित हुई थी। तो जूही की कली को प्रथम छंदमुक्त कविता माना जाता है। जो जूही की कली थी इसके कारण जो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, उन्होंने इस कविता को तिरस्कार पूर्वक लौटा दिया था। इन्हें स्वीकारा नहीं था कि नहीं, ये कोई कविता ही नहीं है। तो ये इन्हें काफ़ी संघर्षों से गुजरना पड़ा, इन्हें लोगों को विरोध का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि ये क्रांतिकारी विचारधारा के थे। ये चाहते थे कि समाज में कुछ परिवर्तन हो, कुछ बदले, ठीक है। तो इन्होंने जो कविताएं लिखी है वो मुक्त छंद का में लिखी है और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को ही मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। और उन्होंने जो परिमल है, अपनी एक संग्रह, अपनी रचना है परिमल, उसमें लिखा है कि मनुष्य की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। मनुष्य की मुक्ति कामों के बंधन से छुटकारा पाना है और कविता की मुक्ति छंद के शासन से अलग हो जाना है, ठीक। इसी कारण कुछ आलोचक उनका विरोध किए, उनका बोले कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। फिर उन्होंने काफी काव्य संग्रह लिखा है। उनकी जो अंतिम कृति थी, अंतिम कविता थी, उनका नाम था पत्रोकंठित शिव का विष बुझा हुआ है, ठीक है। ये था उनका काव्य संग्रह। अब चलिए इनके और कुछ काव्य संग्रह को जान लेते हैं। इनकी कविता थी गीतिका, जो कि 1936 में प्रकाशित हुई थी। अनामिका, कुकुरमुत्ता, परिमल, तुलसीदास, गीत कुंज, अनिमा और नए पत्ते इत्यादि इनकी प्रमुख कविता हुई है, ठीक है। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं, इनके जो पाठ दिया हुआ है वो पढ़ेंगे हम लोग। बोलिए, अभी तक आप सभी को समझ में आया हो? बोलिए, ठीक है, ठीक। चलिए, तो आपका प्रथम कविता दिया हुआ है इसमें उत्साह। उत्साह जो प्रथम कविता है आप लोगों को, वो क्या कहता है? देखिए, इसमें 2 कविता दी हुई हैं, पहला है उत्साह और दूसरा है अट नहीं रही है। दोनों का मैं शीर्षक का मतलब बता देना चाहता हूँ। उत्साह यानी जो उत्साह कविता है वो आह्वान की कविता है। आह्वान यानी किसी को बुलाने की कविता है,
जैसे आप लोगों का पूजा होता है घर उर में, तो उसमें बोला जाता है, पंडित जी पहले आवाहन करते हैं। आवाहन मतलब बुलाया जाता है, और लास्ट में क्या होता है, विसर्जन। तो आवाहन का मतलब होता है बुलाना, और जो उत्साह कविता है वो आवाहन कविता है, किसी को बुलाने की कविता है। और दूसरा है अट नहीं रही है। अट नहीं रही है मतलब जो प्रकृति का जो वातावरण में जो हरियाली छाई हुई है, जो एक प्रकार का अद्भुत सा सुंदरता छाई हुई है, वो हमारे हृदय में समा नहीं रही। इतनी जगह नहीं हमारे हृदय में कि उस हरियाली को हम अपने भीतर समेट पाएं। तो अट नहीं रही मतलब हमारे में समा नहीं पा रही है, समा नहीं रही है। तो चलिए अभी हम लोग पढ़ेंगे उत्साह, और इसके प्रश्न उत्तर को भी जानेंगे। तो पहला दिया हुआ है यहाँ पे, हाँ पहला है बादल गरजो। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर ओ। इसमें कवि जो है वो बादल से बातें कर रहे हैं, मानो उनसे बादल बातें कर रहे हैं, और उनसे कहते हैं कि हे बादल गरजो, तुम जोरदार की गर्जना करो और आकाश को चारों तरफ से घेर लो। यानी पूरे आकाश में तुम छा जाओ। या जो समय है वो शांत रहकर बरसने का नहीं है, तुम रिमझिम होकर नहीं बरसो, तुम जोरदार की गर्जना करो, उसके बाद बरसो। तुम इतना गर्जना करो, इतनी जोर से गर्जना करो कि जो लोग सोए हुए हैं उन्हें जगा दो, उन्हें जागृत कर दो, और उनके भीतर भी एक नया उत्साह और जोश भर दो। तो ये कविता का, इस कविता का भावार्थ ये है। ठीक है। दूसरा जो दिया हुआ आगे की पंक्ति है, इस पंक्ति में यहाँ पे जो है घेर घेर घोर गगन, इसमें अनुप्रास अलंकार है। ठीक है। जबकि घेर घेर में पुनरुक्ति अलंकार है। इसमें बादलों को एक सजीव वस्तु की तरह कहा गया है, तो उसमें मानवीय कलर अलंकार भी होगा। ठीक है, मानवीकरण अलंकार। फिर आगे जो है ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, यहाँ पे भी मानवीकरण अलंकार है, जो ललित ललित काले घुंघराले। अब जो कवि हैं वो बादल की तुलना किसी छोटे बच्चे से करते हैं। वो बोलते हैं कि सुंदर सुंदर काले घुंघराले बादलों, उनके जो सुंदर सुंदर काले घुंघराले, जो छोटे बच्चे होते हैं उसके बाद के किस तरह होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, और घुंघराले घुंघराले सुंदर से होते हैं। तुम किसी कल्पना की भांति है, तुम किसी बच्चे की कल्पना की तरह हो, मानो तुम एक बच्चे की तरह हो। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, वो उनकी जो इच्छा होती है वो तुरंत तुरंत बदल जाती है, कभी खुश हो जाएंगे, कभी नाराज हो जाएंगे। तो उसी प्रकार तुम भी हो, तुम्हारे मन में नई नई बातें आती हो, और तुम भी अपने पल पल में स्वरूप अपना रंग बदल लेते हो, कभी किसी आकार के हो जाते हो तो कभी अपना आकार बदल लेते हो। तो कवि इसमें जो बादल को क्या कह रहा है, एक नन्हे बच्चे से तुलना कर रहा है। तो इस यहाँ पे मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। आगे है विद्युत छवि उर्मे नव कवि नवजीवन वालो वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। फिर कवि कहते हैं कि तुम बिजली की असीम ऊर्जा अपने हृदय में धारण किए हुए। यहाँ पे जो है विद्युत यानी बिजली, और छवि, उसके जो छवि होता है उर में, उर यानी हृदय में, तुम जो बिजली होती है उसकी जो छवि है वो अपने हृदय में धारण किए हुए हो। ठीक है। और उसकी जो है वो क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं बादल और कवि दोनों के बीच, बोलते हैं कि तुम एक कवि की भांति हो। किस प्रकार, जिस प्रकार जो कवि होते हैं वो अपनी कविता से धरती को नवजीवन देते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। जो बादल होते हैं वो अपने जल की बूंदों से, वो अपने जल की बूंदी से धरती को नवजीवन देते हैं, और चारों तरफ से धरती क्या हो जाती है, हरी भरी हो जाती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक कवि है अपनी कविता से धरती को नवजीवन देती है, तुम भी अपने वर्षा के पानी से यहाँ की प्यास को बुझाते हो, यहाँ के जन जन के दुखों को हरते हो। तो तुम भी किस प्रकार हो, कवि की भांति है। जिस प्रकार एक कवि अपनी कविता से, अपनी नूतन कविता, नई कविता से लोगों के भीतर जोश भरते हैं, उसी प्रकार तुम भी अपने हृदय में क्या छिपाए हुए है, असीम ऊर्जा यानी आकाशीय बिजली छुपाए हुए हो, और बादल तुम भरजो। ठीक है, तुम एक जोरदार की तरह गर्जना करो और बरसो। फिर तीसरा दिया हुआ है विकल विकल उन्मन थे उन्मन विश्व के निदाग के सकल जन।
अब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इस पंक्ति में कहते हैं कि जो विश्व के जन थे वो क्या थे, वो घनघोर गर्मी, जो तपती गर्मी थे उसमें बेहाल थे, उसमें त्राही त्राही कर रहे थे। तो तुम विश्व के जो जन थे वो पूरा ही त्राही त्राही कर रहे हैं, व्याकुल हैं और उनका कहीं भी मन नहीं लग रहा है। फिर बोलते हैं आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। ठीक है। अब कभी आगे कहते हैं कि अज्ञात दिशा से आए हुए बादल, तुम जो बादल होते हैं वो अज्ञात दिशा है, उनकी तो दिशा तो है तो होती नहीं है कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, वे अज्ञात दिशा से आ जाते हैं, जिधर से हवा आती है उधर से ही वे आ जाते हैं और आकाश में छा जाते हैं। तो वे बोलते हैं कि अज्ञात दिशा से आए हुए बादल पूरे आकाश पर छा कर तुम घनघोर वर्षा करो, और जो धरती है जो तपी पड़ी है उसे क्या करो, अपने शीतल जल से उन्हें ठंडा कर दो, और तुम फिर से जोरदार गर्जना करो और फिर बरसो। तो ये था इसका भावार्थ। अब चलिए इसके प्रश्न उत्तर को भी देख लेते हैं। प्रश्न उत्तर को यहाँ पे लगा देता हूँ। पहला प्रश्न आप सभी के सामने, पहला प्रश्न कह रहा है, कवि ने बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, ऐसा क्यों? जो कवि होते हैं वे बादल से फुहार यानी हल्की बारिश, जो फुहारा जैसा होता है, रिमझिम हल्की हल्की झिलमिल झिलमिल बारिश होते रहे, या बरसने के स्थान पर वो बोलता है कि हे बादल तुम गरजो, गरज गरज के बरसो। ऐसा क्यों कहता है? देखिए यहाँ जो बताया गया है, जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे वे कौन थे? क्रांतिकारी कवि थे। वे लोगों के भीतर गरजना शब्द एक नए उत्साह को जन्म देता है। पहले तो होगा कि उत्साह शब्द लोगों के भीतर की चेतना को जागृत करता है, और उत्साह शब्द क्रांति का, विद्रोह का प्रतीक है। और दूसरा, जब बादल गरज गरज के उमड़ उमड़ के बरसेंगे तो जो यहाँ की धरती वो पूरी हरी भरी हो जाएगी, पूरी यहाँ पर वातावरण में हरियाली छा जाएगी और यहाँ का वातावरण पूरा हरा भरा हो जाएगा। इसीलिए कवि जो है वो बादल को फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने को, गरज कर बरसने को कहता है। दूसरा है, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया? ठीक है, यह जो कविता दी गई है उसका शीर्षक उत्साह ही क्यों रखा गया है? तो देखिए, जब बादल आते हैं और भयंकर गर्जना के साथ बरसते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, लोगों के भीतर उत्साह आता है। खासकर उस समय जब देखिए पूरी तरह जो धरती है वो पूरी तरह से तप्त हुई हो, यहाँ के लोग व्याकुल हों, उस समय बादल का घनघोर से गरजना और उस समय उमड़ उमड़ कर बरसना लोगों के भीतर उत्साह भर देगा। तो इसीलिए इस कविता का शीर्षक उत्साह रखा गया है, क्योंकि उसके मन में एक उत्साह भर जाता है, उसके मन में एक जोश भर जाता है और एक नई क्रांति लाने के लिए लोगों को उत्साहित करता है। इसीलिए इस कविता का शीर्षक उत्साह रखा गया है। प्रश्न संख्या 3 है, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? कविता में बादल किन किन अर्थों यानी किन किन के बारे में बता रहा है बादल? तो कविता में बादल पहले तो लोगों की प्यास बुझाने वाला बताया गया है कि उसमें बेहाल जो लोग होते हैं उनमें उनकी प्यास बुझाता है। ठीक है। दूसरी जो भूमि होती, तप्त हुई भूमि है, उसे शीतल करेगा, उसे ठंडा करेगा। और बादल जोरदार ढंग से गरजना कर लोगों के अंदर क्रांतिकारी चेतना को जागृत करने का काम करते हैं। बादलों के अंदर नव सृजन करने की असीम शक्ति होती है। वे अपने वर्षा के जल से जो यहाँ के जीव जंतु होते हैं, यहाँ के पेड़ पौधे होते हैं, उनमें एक नव जीवन प्रदान करता है। ठीक है, तीसरा प्रश्न का उत्तर ये हो गया। चौथा प्रश्न, शब्दों का ऐसा प्रयोग जिसमें कविता के किसी खास भाव या
दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हुआ हो, नाद सौंदर्य कहलाता है। उत्साह कविता में ऐसे कौन से शब्द है जिसमें नाद सौंदर्य मौजूद है, छांटकर लिखिए। तो देखिए यहाँ पे कुछ पंक्तियां हैं जिसमें नाद सौंदर्य मौजूद है, यानी उस पंक्तियों को आप पढ़िएगा तो एक ताल सा लगेगा, मानो एक स्वर सा मिल रहा हो। जैसे घेर घेर घोर गगन धराधर हो, तो इसमें एक नाद सौंदर्य सा प्रतीत होता है। दूसरा है ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, तो इसमें क्या आप इसे लय में गा सकते हो, तो जो लय में गा सकते हैं उसे नाद सौंदर्य। ये काव्य की सौंदर्यता होती है, नाद सौंदर्य, भाव सौंदर्य, ठीक है, ये सभी काव्य की सौंदर्यता होती है, काव्य की सौंदर्यता होती है। तीसरा है विकल विकल उन्मन थे उन्मन, इसे भी आप गा सकते हो लय की तरह, तो जिसे आप लय की तरह गा सकते हो उसे नाद सौंदर्य कहते हैं। तो ये थे उत्साह कविता का भावार्थ, उसके प्रश्न उत्तर। हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे क्या था, अगला कविता इसमें है अट नहीं रही है, अट नहीं रही है, उसे भावार्थ को देखेंगे, उसके प्रश्न उत्तर को भी जानेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। लाइक भी जरूर कीजिएगा और अपने चैनल, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का। जाने से पहले एक मोटिवेशनल कोट्स भी आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि देखिए, वृक्ष हो भले खड़े, वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छाह भी मांग मत मांग मत मांग मत। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। देखिए, अगर आप सभी को ये कविता पसंद आई हो तो नीचे कमेंट में आप सभी जरूर लिखिएगा कि आरंभ है प्रचंड, एक नई दिशा और एक नई शुरुआत के साथ। क्या लिखिएगा, आरंभ है प्रचंड। तो देखिए कितने लोग लिखते हैं आरंभ है प्रचंड। जितने कोई लिखिएगा आरंभ है प्रचंड, सभी को मैं अपने से क्या दूंगा, वो दिल वाला नहीं होता है लाइक, वो मैं अपने से दूंगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में सभी।